Hello everyone. In this video, we shall read a chapter of ninth CBSE NCERT English book. Chapter name is My Childhood. My Childhood written by APJ Abdul Kalam. Okay, so guys, in this chapter, we are going to read about the childhood of APJ Abdul Kalam. So, APJ Abdul Kalam said, "My childhood is an extract taken from the biography of APJ Abdul Kalam, Wings of Fire." तो जो चैप्टर हम माई चाइल्डहुड पढ़ने जा रहे हैं वो APJ अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, माई चाइल्डहुड है। वो इसमें बताते हैं हमें ही वॉन ही वॉज नॉट रिच बट प्रोवाइडेड अ सिक्योर चाइल्डहुड। उनके फादर क्या थे, एक क्या क्या थे उनके फादर रिच नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चे का एक सिक्योर चाइल्ड क्या दिया, फ्यूचर दिया। टू अब्दुल एंड हिज सिबलिंग्स, अब्दुल इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। देखो बच्चों, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम अपने फादर अपने मदर से कुछ ना कुछ चीज़ को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो लोग कहते भी हैं कि अपने पिताजी पर गया है, ये अपनी माताजी पर गया है, पर जो APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपने पिताजी से क्या ली, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और अपनी मदर से क्या लिया, गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। वो उन्हें क्या मिला, अपनी मदर और फादर से मिला। So the story reveals the life of scientist whose life is very influencing. His journey starts from a middle class family and ends in the president's house. The scientist is Dr. APJ Abdul Kalam, who is better known as the Missile Man. I hope you are understanding what I am saying. The title of the story is quite appropriate. The entire story revolves around the life of Abdul Kalam and unfold the different layers of his character. The story presents the incident related to the early life, his family background, and his forbearance. So, the narrator has selected a very suitable title of the story. समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब जो APJ अब्दुल कलाम हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी विंग्स ऑफ फायर जो उनकी अपनी बायोग्राफी है उससे माई चाइल्डहुड चैप्टर लिया है, और उसमें हमें ये बताना चाहते हैं वो चीज़ें सिलेक्टेड ली हैं, जैसे इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, ठीक है, और ये इंसिडेंट मतलब इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. उन्होंने बताया कि मेरा जन्म एक तमिल फैमिली में के आइलैंड में हुआ था, ठीक है, मतलब मैं एक मिडिल क्लास की तमिल फैमिली में पैदा हुआ था। कहाँ पर, रामेश्वरम में, ठीक है, जो कि किस में, मद्रास राज्य में क्या है, स्थित है। My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. मेरे जो पिताजी थे जैनुलुद्दीन, ना ही तो वो क्या थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर थे। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain there that far more outsider ate with us than all the members for of our own family put together. तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी क्या थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास ज़्यादा धन भी नहीं था। इन सब की कमियों के बावजूद भी उन्होंने हमें क्या दिया, ज्ञान और उत्साह से भरपूर थे वो। मतलब वो थे कि वो जेनरसिटी थे और पजेस्ट भी थे, और वो क्या थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। मेरी जो माता आशियामा थी उनके आदर्श कैसे थे, मतलब एक सहधर्मी थे, मतलब एक सहधर्मी पत्नी थी वो, जो कि क्या करती थी, वो हर एक दिन प्रत्येक लोगों को, मतलब प्रतिदिन कितने ही लोगों को भोजन कराती थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि कितने लोग
हमारे यहाँ पर खाना खाने आते थे और मेरी मम्मी उनको खाना खिलाती थी। ठीक है। तब उसने बताया कि हम सब परिवार के सब सदस्य मिलकर एक साथ भोजन करने वाले थे और बाहर के लोगों की संख्या क्या थी, हमसे अधिक थी। मतलब उन्होंने बताया कि इतने फैमिली मेम्बर्स मेरे फैमिली में भी नहीं थे जितने बाहर के लोगों को मेरी मम्मा क्या करती थी, खाना खिलाती थी। तो देखो बच्चों, ये पूरी माई चाइल्डहुड के बारे में थोड़े थोड़ा पैराग्राफ्स हम लोगों को बता रहे हैं वो, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर बहुत एक पूरी बुक है उनकी जीवनी पर, उनकी बायोग्राफी पर। तो उसमें से क्या लिया है उन्होंने, चाइल्डहुड के जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं वो उठाकर हमें वो बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि मेरा जो जन्म था वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम में अर्स्टवाइल मद्रास के किनारे पर हुआ था, जो कि एक रामेश्वर का किनारा था। ठीक है। मतलब ये कि उन्होंने बताया कि मेरा जो जन्म था वो मद्रास स्टेट के एक रामेश्वर नगर के मध्य परिवार में, तमिल परिवार में हुआ था। और उन्होंने बताया कि मेरे पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, इसके बावजूद भी वो एक बुद्धिमानी और सहज व्यक्ति थे। फिर उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया कि मेरी जो माता थी वो एक बहुत अच्छी क्या थी, बहुत अच्छी महिला थी। और वो क्या करती थी, वो एक दूसरे की क्या करती थी, मदद करती थी। और मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि इतने मेरे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे जितने बाहर के लोग आकर मेरे घर पे खाना खाते थे जो मेरी मम्मी बनाती थी। Second paragraph, I was one of many children, a short boy with the rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. तब उसने बताया कि मैं अपने हैंडसम माता पिता के बच्चों में से एक ऐसा था जिसका कद कैसा था, छोटा था, जो देखने में बड़ा ही कैसा था, मतलब एक नॉर्मल बच्चा था। मतलब उसने बताया कि मेरे माता पिता तो बहुत लुक्स में कैसे थे, अनडिस्टिंग्स थे, लुक देखने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, और सुंदर थे। लेकिन मैं अपने माता पिता के बच्चों में से एक ऐसा था जो छोटा था और देखने में भी एक कैसा लग रहा था, सिंपल था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के मकानों में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में क्या था, बना हुआ था। समझ में आ रहा है। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। ये कैसा था, एक पक्का मकान था, ठीक है, जो क्या था, ईंट और चूने से बना हुआ था। और ये कहाँ पर था, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम, और रामेश्वर की गली की मस्जिद वाली गली में स्थित था। मतलब रामेश्वरम क्या थी, एक मस्जिद थी, उसके बगल में हमारे पैतृकों का घर था, जो पैतृक होते हैं उनका घर था जिसमें हम रहते थे। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तब उसने बताया कि मेरे जो पिताजी थे, ठीक है, वो एक सीधे साधे इंसान थे और उन्होंने हमें फालतू की चीज़ें, जो अनावश्यक चीज़ें थी, उन चीज़ों से क्या रखा, दूर रखा। फिर भी वो हमें वो सारी जो नेसेसरी हमारे लिए चीज़ें थी उनका इंतजाम करते थे, जैसे भोजन देना, दवा, वस्त्र आदि क्या करते थे, वो हमें देते थे। लेकिन फालतू की चीज़ों से, जो लग्जरी चीज़ें थी, उससे हम उन्होंने हमेशा क्या रखा, दूर रखा। रियल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो बचपन है, मेरा जो पूरा बचपन है, वो किस तरीके से गुजरा है, मैटरली एंड इमोशनली दोनों रूप से मेरा बचपन क्या है, पूरी तरह से निश्चित था। मतलब मेरी लाइफ में क्या था, मैटरली भौतिक और इमोशनली मानसिक, दोनों ही रूपों में मेरा बचपन पूरी तरह से क्या था, स्ट्रॉन्ग था। मतलब मेरे घर में इन इसेंशियल चीज़ों को ना दे करके सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें, जो हमारे लिए नेसेसिटीज़ थी, वो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई मेरे पिताजी द्वारा, जैनुलब्दीन द्वारा, जिससे मेरा जो चाइल्डहुड था, बचपन था, वो मैटरली एंड इमोशनली रहा। The Second World War broke out in 1939. When I was 8 years old, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. मतलब उसने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हो गया, जैसे सभी को पता था, ठीक है, और उसे एंड वैन आई वॉज 8 years old, तो उन्होंने बताया कि जब मैं 8 साल का था तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जो आपको भी पता है, वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1939 में हुआ था ये।
आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझने में अब तक कैसा हूँ, असमर्थ हूँ। ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ को अब तक नहीं समझ सका कि अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिन सीड्स क्रैप्टेड इन द मार्केट, मतलब अचानक से क्या हो गया, अचानक से इमली के बीजों की मांग बढ़ गई, और मैं इसका कारण अभी तक नहीं समझ सका कि बाज़ार में इमली की जो बीज थे उसकी मांग इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on a Mosque street. मैं क्या करता था, मैं बीज को इकट्ठा करता और उन्हें मस्जिद वाली गली की एक प्रोविजन की शॉप पर क्या कर देता, बेच देता। A day's collection would fetch my the princely sum of 1 अन्ना। तब उसने बताया एक दिन मैंने बीज को बेच कर के एक अन्ना जैसी बड़ी रकम क्या कर ली, इकट्ठा कर ली। माई ब्रदर इन लो जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। मेरा जो ब्रदर इन लो था, मतलब बहन के जो पति थे, वो क्या करते थे, मुझे कहानियाँ सुनाते सुनाते थे वॉर की, कि आज ऐसा चल रहा है, आज वैसा चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो वो उसके बारे में बताते थे। ठीक है, और वो क्या होता था, वो मतलब दीनामनी जो एक न्यूज़पेपर था, लोकल पेपर था, उसकी हेडलाइन में वो उसको देखने को मिल जाता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो क्या था, हमारी जो जगह थी जहाँ पर हम रहते थे, हमारा इलाका जो था वो एकांत में था, और एकांत होने के कारण अभी तक वॉर से क्या नहीं था, अनइफेक्टेड था, मतलब वॉर से प्रभावित नहीं था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, हमारे जो भारत का जो मित्र था, मित्र थे, वो राष्ट्र सेना के साथ जुड़ना पड़ा। जैसे रूस उस टाइम क्या था, भारत का बहुत अच्छा मित्र था, तो उसके साथ जुड़ना पड़ा और आपातकालीन क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब इसने बताया कि अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें हमारा जो इलाका था अभी तक अनइफेक्टेड था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जल्दी ही भारत भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया, और जिसकी वजह से हमारा जो भारत था उसमें पूरे में क्या कर ली, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य वाली बात थी वो ये थी कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी जो पहले रुकती थी, अब वो वहाँ पर रुकना स्थगित कर दिया, मतलब बंद हो गई, कि रेलगाड़ी जो होगी वो रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। तब उन्होंने बताया कि जो न्यूज़पेपर के बंडल होते थे वो ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकोडी जो बीच में जगह है उसके बीच में क्या होते थे, रोड पर ऐसे ही ट्रेन चलती रहती थी और न्यूज़पेपर के बंडल फेंक दिए जाते थे। द फर्स्ट माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूट था, मतलब वो रामेश्वरम जो उनका इलाका था उसमें क्या करता था, न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो मेरे जो कज़न था शमसुद्दीन, उसने मुझे फोर्स किया टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंडल टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली। तो उसने मुझे फोर्स किया कि तू मेरे क्या कर, मेरे साथ चल, ठीक है, और रामेश्वरम में समाचार क्या करता था, मतलब जो समाचार जो न्यूज़पेपर की गठरी होती थी उसको पकड़ने के लिए उसे एक सहायक की तलाश थी, और उसने क्या काम किया, उसने APJ अब्दुल कलाम को बोला कि भाई तू मेरे साथ चल और तू मेरी हेल्प करियो उस बंडल को पकड़ने में। आई फिल्ड द स्लॉट, ठीक है, तब मैंने क्या किया, उस कमी को पूरा कर दिया। मतलब जैसे शमसुद्दीन मेरा कज़न था, उसे क्या थी, एक न्यूज़पेपर के बंडल्स को पकड़ने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, तो उसने मुझे बोला, ठीक है, और मैंने उसकी कमी को पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हैव्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई करने में मेरी क्या करी, मदद करी। मतलब शमसुद्दीन की जब उसने हेल्प करी तो शमसुद्दीन ने उसके बदले उसको क्या दिए, पैसे दिए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, अब क्या हुआ, जैसे ही हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब
आप कह सकते हैं कि 50 वर्ष के पश्चात अभी भी पहली बार अपनी कमाई में, मतलब ये वो अभी उस पुरानी वाली चीज़ों को याद करके अभी प्रेजेंट में वो लिख रहे हैं कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 वर्ष के बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अभी भी अपनी पहली कमाई के बारे में क्या करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ और गर्व फील करता हूँ, मतलब प्राउड फील करता हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी पहली कमाई या पहले पैसे कमाए थे। और बच्चों, ये हमारे साथ भी, आपके साथ भी होता है। जब आप कॉलेज पास आउट करोगे, आपकी कहीं जॉब लगेगी, तो आप भी उस चीज़ को अलग ही फील करोगे कि ये आपकी क्या है, फर्स्ट इनकम है, मतलब आपकी मेहनत, आपने मेहनत की है और ये आपकी क्या है, सैलरी है। इस तरीके से उसने क्या किया था, शमसुद्दीन की हेल्प की थी। शमसुद्दीन ने उसको क्या किया था, पैसे कमाने में, मजदूरी कमाने में उसकी क्या थी, सहायता की। और आज भी, मतलब जब ये विंग्स ऑफ फायर बुक लिखी होगी एपीजे अब्दुल कलाम ने, तो उन्होंने बताया कि आज भी मुझे 50 साल के बाद, मतलब 50 साल पहले जब मैंने सबसे पहले मनी को क्या किया था, फर्स्ट टाइम पैसे कमाए थे, आज भी मैं उस पैसे की कमाई से क्या करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, प्राइड फील करता हूँ। ओके। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economics and emotionally environment and trained in certain ways by figure of authority. हर एक बच्चा कुछ विशेष पैतृक गुणों के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भव्यात्मक पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में क्या लेता है, जन्म लेता है। और कुछ ना कुछ उसके पास क्या होते हैं, एक डिफरेंट क्या होते हैं, तरीके होते हैं। और डिफरेंट तरीक़ों से वो क्या होता है, अपने बड़ों से सीखता है और बड़ा होता है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हर एक बच्चा क्या करता है, अपने पैतृक, जो उसके क्या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होती हैं, तो वो क्या होता है, अपने पैतृक गुणों के साथ और एक सामाजिक, आर्थिक और क्या होता है, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल इन्वायरमेंट से क्या होता है, वो बड़ा होता है। और वो इन सारी चीज़ों से ट्रेंड होता है। और वो कौन से लेता है अपनी ये सारी चीज़ें, अपने बड़ों से सीखता है। मतलब बच्चों, कि जो जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे, जैसे हमारी मदर फादर होंगे, जैसे हमारे दादा दादी होंगे, ऐसे ही हमारे अंदर अचानक से अपने आप ही वो इनहेरिटेड गुण रहते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैं जो था, मैंने ईमानदारी और डिसिप्लिन अपने पिताजी से ली। ठीक है, मतलब इनहेरिटेड उसने पहले ही बता दिया था, क्योंकि पैतृक गुण थे कुछ, उसके पिताजी बहुत ऑनेस्ट थे और सेल्फ डिसिप्लिन थे, तो वो उसने अपने फादर से लिए। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरी मदर से मैंने उनसे क्या लिया, गुडनेस एंड काइंडनेस ली, मतलब भलाई और दयालुता सीखी। यही पैतृक गुण जो थे मेरे तीनों भाइयों और बहनों को भी क्या हुए, प्राप्त हुए, मिले। मतलब उसने इस लाइन में, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें ये बताया है कि उन्हें क्या होता है, कुछ बच्चों को क्या होते हैं, इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, मतलब बच्चों को पैतृक गुण मिलते हैं। तो उसने उन पैतृक गुणों में से अपनी फादर से बताया कि उन्हें क्या मिला, अपने फादर से उन्हें ऑनेस्टी मिली और डिसिप्लिन मिला, और अपनी मदर से गुडनेस एंड डीप काइंडनेस मिली। और ये सारी चीज़ें उसके भाई बहनों को भी मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। तब उन्होंने बताया कि मेरे जो थे चाइल्डहुड के टाइम पर 3 बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये तीनों के तीनों जो बच्चे लड़के थे, वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ के थे, मतलब जो कट्टर, समझ में आ रहा है, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण होते हैं, उनके परिवार से वो बिलोंग करते थे, लेकिन वो मेरे क्लोज फ्रेंड थे। एज चिल्ड्रंस नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवर सेल्व्स बिकॉज आवर रिलीजन्स डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। ये तीनों क्या थे, मतलब उन्होंने बताया कि हम बच्चे थे, ठीक है, और बच्चों में अब कभी भी हमें धार्मिक या पालन पोषण के कारण कभी भी आपस में भेदभाव नहीं किया गया। मतलब ये बता रहे हैं कि हम अलग अलग डिफरेंसेस के क्या थे, रिलीजियस के बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमें अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि इसमें क्या होता है, कुछ भेदभाव होगा। क्योंकि इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ही हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। क्योंकि रामानंद शास्त्री जो थे, वो रामेश्वरम में जो मंदिर के बड़े पुजारी थे, और जिनका नाम क्या था, लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। मतलब उन्होंने बताया रामानंद शास्त्री के बारे में कि रामानंद शास्त्री जो थे, वो लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो रामेश्वरम में सबसे बड़ा मंदिर है,
उसी के मंदिर है उसके सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में क्या हुआ, बाद में उसने अपने पिता के स्थान पर मतलब अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी की गद्दी प्राप्त कर ली, टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. अब देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में पहले उन्होंने बताया कि हमें अपने पिताजी से क्या पैतृक गुण मिले, फिर उन्होंने बताया कि मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। तीनों क्या थे, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली के बच्चे थे, लेकिन हमारे बीच कभी भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि ये मुस्लिम है और ये ब्राह्मण है, भेदभाव नहीं देखा गया। फिर उसने रामानंद शास्त्री के बारे में बताया कि रामानंद जो शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, और बाद में क्या किया, जो कि मंदिर था उसके सबसे बड़े पुजारी का बेटा था, और बाद में क्या किया उसने, किसने, रामानंद शास्त्री ने अपने पिता की गद्दी प्राप्त कर ली और मंदिर का क्या बन गया वहाँ पर, वो मतलब मंदिर का पुजारी बन गया। उसके बाद उसने बताया कि अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, और जो अरविंदन उनका दूसरा दोस्त था उसने क्या किया, दर्शन करने वाले जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की और अपना बिजनेस कर लिया। तीसरा जो शिव प्रकाशन था, शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में खान पान की व्यवस्था करने का ठेकेदार बन गया। ठीक है, तो तीनों का अपना अपना काम हो गया। और बच्चे कौन चौथे हमारे पास, ये APJ अब्दुल कलाम। During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तब उसने बताया कि ड्यूरिंग द एनुअल, वर्ष के एंड में क्या होता था, सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के अवसरों पर, मतलब ड्यूरिंग द एनुअल एक शादी होती थी श्री सीताराम जी की, कल्याणम शेरमनी होती थी, तो हमारी फैमिली क्या करती थी, बोट का अरेंज करती थी, मंच बनाकर भगवान की मृत्यु को मंदिर से लेकर और जहाँ पर उनका विवाह होता था विवाह मंडप तक ले जाने का कार्य APJ अब्दुल कलाम के परिवार द्वारा किया जाता था। मतलब बच्चों, वर्ष में एक बार, साल में एक बार सीताराम कल्याणम क्या होता था, शेरमनी होती थी। उस पूरी शेरमनी का जो जिम्मेवारी थी वो किस पर थी, APJ अब्दुल कलाम के परिवार पर। और वो क्या करते थे, वो मूर्तियों की, भगवान की मूर्तियों को मंदिर से उठा करके, ठीक है, और कहाँ ले जाते थे, वो उस जगह पर ले जाते थे जहाँ पर सीताराम जी की शादी की सेरेमनी मनाई जाती थी या विवाह मंडप तक। इवेंट्स जो कि क्या था, उनके घर के पास में था, ठीक है, और वो विवाह स्थल कहाँ पर था, वो उनके घर के पास। इवेंट्स फ्रॉम द राम साइट सिचुएटेड, हाँ, इन्होंने बताया कि जो टेम्पल था वो सिचुएट था मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था बीच, जो कि राम तीर्थ के नाम से पॉन्ड के बिल्कुल बीच में स्थित था। ठीक है, हमारे मकान के बिल्कुल किसका पास में था। उसने बताया कि मेरी माँ और दादी हमारे परिवार के बच्चों को सोने से पहले रामायण तथा पैगंबर साहब के जीवन की संबंधित कहानियाँ सुनाया करती थी। एक मुस्लिम होने के नाते भी उनकी जो दादी थी और उनकी माँ थी वो उन्हें रामायण जैसी कहानियाँ भी सुनाया करती थी। मतलब उन्होंने ये भी यहाँ पर बताया कि वहाँ पर हमें कोई डिफरेंस नहीं होता था और हमारी फैमिली क्या होती थी, फुल इन्वॉल्व होती थी। रामेश्वरम जो मंदिर था वहाँ से ले जाकर पौंड तक श्री राम जी की मूर्ति, सीताराम की सेरेमनी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती थी, जबकि हम क्या थे, मुस्लिम लोग थे, पर फिर भी उनके बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो रामेश्वरम स्कूल के एलिमेंट्री स्कूल में अ न्यू टीचर्स केम टू अवर क्लास, एक नए टीचर्स हमारी क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी अ मुस्लिम, मैं हमेशा एक कैप पहनता था जो मुझे साफ दिखाती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन अ फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा सबसे आगे बैठता था, ठीक है, रामानंद शास्त्री के बगल में, ठीक है, और जो कि क्या था, रामानंद शास्त्री के बगल में हमेशा बैठता था। एंड आई ऑल सेट इन द फ्रॉम ऑफ द नेक्स्ट रामानंद शास्त्री हु वॉर
द हु और द सेक्रेड थ्रेड, जो कि हम क्या करता था, एक को आपको पता है जो पंडित लोग होते हैं वो क्या पहन के रखते हैं बच्चों, एक जनेऊ पहन के रखते हैं। तो उसने बताया कि मैं एक मुस्लिम था और फिर भी हमेशा सबसे आगे बैठता था रामानंद शास्त्री के बगल में, जो कि एक जनेऊ पहनकर बैठता था। ठीक है, मतलब एक जनेऊ पहना हुआ एक आप कह सकते हैं एक ब्राह्मण था जिसके साथ में सबसे अगली पंक्ति में बैठा करता था। द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टमक और हिंदू प्रेज सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। अब जो हमारे नए टीचर्स थे उस अध्यापक के पेट में ये बात नहीं पची कि एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ एक मुस्लिम का लड़का उसके साथ बैठे। सो in accordance with our school ranking as the new teachers saw it। और जैसे ही हमारे मतलब सामाजिक स्तर के अनुसार जब अध्यापक ने देखा तो उसने मुझसे क्या कहा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से उठो और पीछे जाकर बैठ जाओ। ठीक है, मतलब ये कि एक मुस्लिम लड़का हमारे पुजारी के बेटे के साथ कैसे बैठ सकता है, ये चीज़ उसके मन में नहीं खटी टीचर के। और संसारिक जो सामाजिक स्तर की बात थी उसको देखते हुए उसने उससे बोला किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को, कि तुम यहाँ से उठो और पीछे जाकर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा क्योंकि हम दोनों तो साथ बैठते थे और हम दोनों को क्या कर लिया, आज अलग कर दिया, उसे आगे बिठा दिया और मुझे पीछे। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। अब जो रामानंद शास्त्री था, ठीक है, रामानंद शास्त्री बड़े ही उदास से बार बार मैं पीछे की पंक्ति में जाकर बैठा तो रामानंद शास्त्री काफ़ी उदास दिखाई दिया। और जब मैं मतलब ये कि वो मेरे पीछे बार बार देखता रहा कि वो लास्ट रो में बैठा है। द इमेज ऑफ him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और जब मैं आखिरी पंक्ति में जाकर बैठा तो उसके रोने की सूरत ने मेरे मन पर बहुत क्या डाल दिया, इम्प्रेशन डाल दिया। किसके, एपीजे अब्दुल कलाम के, क्योंकि जो उसका दोस्त था वो देखने में ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा उदास दुखी था वो, और उसकी जो शक्ल थी वो बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो।